हेलो बच्चों, आज अपन जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ही हमारे सिलेबस में है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक ना, तो क्या होता है डेफिनेशन पे पहले आते हैं। एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है आपको समझाता हूँ। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है, तो जो क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे। जैसे कि ई की पावर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5, तो इसमें एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है, तो क्या कौन सा इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। जैसे कि लॉग हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो लॉग इन्वॉल्व है, तो कौन सा इक्वेशन है, लॉगरिथमिक इक्वेशन है। वैसे ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स होती है ना, तो उसमें x अपन इनपुट करते हैं तो उससे कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आता है। वैसे ही ऊपर जो लिखा रहेगा वो डिपेंडेंट होगा, नीचे जो लिखा है वो इंडिपेंडेंट है। अगर कल के डेट में ऐसा लिख दे dx डिवाइड बाय dy, तो x क्या हो जाएगा, ऊपर जो लिखा है वो हमेशा डिपेंडेंट होगा और जो नीचे लिखा है वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए। अब किस ऑर्डर का, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो सकता है या उससे ज्यादा ऑर्डर का भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो सकता है, बट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना जरूरी है। जैसे कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लिख दिया, ठीक है, डेरिवेटिव है। अगर मैं इक्वल टू 0 लग दिया तो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन है तो इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, इक्वल टू आएगा। ओके, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी वेरिएबल है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। जैसे x और y इसमें इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो अभी भी ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसमें y ऐड कर दूं तो अभी भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इधर मैं sin x ऐड कर दूं तो अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, या log ऐड कर दूं तो अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहने का मतलब बाकी टर्म से कोई मतलब नहीं है, बट ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए हर इक्वेशन में, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, थर्ड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर। देखो ये SHM का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अपन। ठीक, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, सेकंड स्लाइड में देखते हैं क्या है इसमें, क्या बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल वेरिएबल। कहने का मतलब dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट चल रहा है तो हमेशा x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होना चाहिए, एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए। कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल वेरिएबल करने का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए। और यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में वो एक से ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, दो रहा, तीन रहा, और तीनों अलग अलग है, तो ये क्या कहलाया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा कहलाएगा, जिसमें एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो, ठीक ना, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। सॉरी, एक ही हो तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी, और एक से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और हमारे सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ अपने को स्टडी करना है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फाइंडिंग अननोन फंक्शन, क्या है लिखा हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, जैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था कि x का जो भी वैल्यू आएगा क्वेश्चंस के अंदर रखेंगे,
क्वेश्चन भी डिफाइन होना चाहिए और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो कोई फंक्शन आएगा, कोई फंक्शन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, वही फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशंस कहलाएगा। जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को रेसिप्रोकल किया जा सकता है, लेकिन ये सब सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को किया जा सकता है, ठीक है। बाकी सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर को ब्रेक नहीं कर सकते अपन। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकली करेक्ट आता है। तो इसको dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया y और साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा। तो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट भी आया। कहने का मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होकर के क्या आया, क्या आया, कोई फंक्शन आया, और यहाँ पे एक फैमिली ऑफ फंक्शन आया, क्योंकि जो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है उसको चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग कर्व आते जाएगा अपने को, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। उसका जब सॉल्यूशंस आते हैं तो फैमिली ऑफ कर्व आता है, ठीक है। तो फाइंडिंग अननोन फंक्शन, कहने का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे एक फंक्शन आता है, ठीक है। इट मीन सॉल्विंग इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेशन करने पे सॉल्व होकर के आते हैं, ठीक ना। ओके, तो अपने को समझ में क्या आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और वो बात कब पता चलती है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू आता है, वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x y की वैल्यू नहीं आती है, फंक्शन आता है, ठीक है। जैसे ये फंक्शन आया और ये फैमिली ऑफ फंक्शन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे फैमिली ऑफ फंक्शन आएगा, और फैमिली ऑफ फंक्शन से भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो अपन सीखेंगे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, आगे सीखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो आगे क्या बोला गया है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है, तो जो लिखो, पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर लिखा हुआ है इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर समझना बहुत इजी है। जैसे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लिखा, ठीक है, तो इसमें तुम्हें केस पे ध्यान देना है कि जो dy बाई डी एक्स है ना, ये देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, और यहाँ पे मैं थर्ड ऑर्डर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। बाकी इन्वॉल्व हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। तो डेरिवेटिव जब इन्वॉल्व है तो डेरिवेटिव में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, इस सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर, तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही ऑर्डर कहलाता है। तो इट इज अ ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डेरिवेटिव को ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, dy बाई डी एक्स को बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो या किसी भी ऑर्डर का हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। मतलब डेरिवेटिव को ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोला जाता है। तो ऑर्डर कैसे डिफाइन किया गया है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर है वही ऑर्डर है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो ये जो थर्ड है ना वो सबसे हाईएस्ट है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, थर्ड हो गया। देख करके अपन बता सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कांट अकर विदाउट ऑर्डर वेयर ऑर्डर इज अ नेचुरल नंबर। डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं बोलूं जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर का मतलब फंक्शन को एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, तो dy बाई डी एक्स क्रिएट नहीं होगा, तो उसको नहीं बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। कम से कम एक ऑर्डर होना चाहिए। जीरो ऑर्डर का मतलब dy बाई डी एक्स नहीं आया, वही फंक्शन ऑलरेडी वही है, मतलब जीरो बार डिफरेंशिएट करना मतलब डिफरेंशिएट किया ही नहीं, ठीक है। तो वन एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, मतलब नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 ऐसे करके ऑर्डर होंगे। विदाउट, अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, तो इसीलिए लिखा गया डिफरेंशियल इक्वेशन कांट अकर विदाउट ऑर्डर। ऑर्डर होना जरूरी है, मतलब ऑर्डर नहीं होगा तो dy बाई डी एक्स नहीं होगा, और dy बाई डी एक्स नहीं होगा तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ओके, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो डेरिवेटिव है ना उसको ना एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होता है पहले। अब पोलिनोमियल फॉर्म में लिखना होता है उसको। अब पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 0। ए पोलिनोमियल नहीं है, ए पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ए पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पोलिनोमियल है, px इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स लिखा, ए पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो x होगा ना, यहां से पता चलता है वेरिएबल, तो जो x होगा
वो x की पावर जो होना चाहिए ना वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए। x की पावर देखो 1 है, यहाँ पे x की पावर -1 है, तो x मतलब पहले x को न्यूमिनेटर में ले जाओ, न्यूमिनेटर में ले जाने के बाद उसकी पावर चेक करो, अगर उसकी पावर होल नंबर आ रहे हैं तो वो पोलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि पोलिनोमियल फॉर्मेट में रखना पड़ेगा dy/dx को, डेरिवेटिव को ना एज ए पोलिनोमियल एक्सप्रेस करना पड़ेगा। क्या मतलब है? मतलब सिंपल ये है कि dy/dx जो होगा ना dy/dx, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं dy/dx की पावर लिख दूं -1/2 लिख दूं इक्वल टू 5 लिख दूं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि dy/dx की पावर जो है ना वो इंटीजर होना चाहिए, सॉरी होल नंबर होना चाहिए, ठीक ना, 1/2 नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है या नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक ना। तो डेरिवेटिव को एज ए पोलिनोमियल में जहां पे x यूज करते हैं अपन, एक पोलिनोमियल होता है ना उसमें अपन x यूज करते हैं, जैसे px इक्वल टू x की पावर n प्लस x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2। तो इस x के प्लेस पे ना, इस x के प्लेस पे तुम सोचो कि डेरिवेटिव रखा हुआ है, तो फिर उसकी पावर चेक करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो डेरिवेटिव है, कोई भी डेरिवेटिव हो सकता है किसी भी ऑर्डर का, उसकी जो पावर p होगा, यहाँ पे पावर क्या है q है, ऐसे करके पावर डिक्रीज कर रहा है, तो जो पावर होना चाहिए ना होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो पहले पावर होल नंबर होना चाहिए, फिर इसमें जो ऑर्डर होगा ना, जो सबसे ऑर्डर किसको बोलेंगे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगा उसको बोलेंगे डिग्री, ठीक है। तो पढ़ो अभी क्या लिखा है, इट इज ए एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना, हाईएस्ट ऑर्डर उसके पावर को देखेंगे, और जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए, मतलब जो पावर होना चाहिए उसका वो सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, ठीक ना। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, तो इसको देख करके बताओ क्या ये मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इसका डिग्री डिफाइन है क्या। ऑर्डर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट क्या है डेरिवेटिव, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव m है, तो इसका ऑर्डर m हो गया, और हाईएस्ट डेरिवेटिव के जो पावर होते हैं ना वो क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, तो इसका डिग्री क्या आ गया, p आ गया। कहने का मतलब डेरिवेटिव को एज ए पोलिनोमियल पहले लिखो, मतलब डेरिवेटिव के पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, फिर सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर ढूंढो, और उस हाईएस्ट ऑर्डर के जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। अपन आगे एग्जांपल करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज, यहाँ पे अपने को ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस को देख करके पता चल रहा है कि ऑर्डर क्या है इसका। देखो ऑर्डर देख करके पता चलना चाहिए कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सेकंड है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया सेकंड, ऑर्डर हो गया सेकंड, और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर के जो पावर है ना उसको डिग्री कहेंगे। अभी यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 और 4 में हाईएस्ट तो 4 होता है, बट 4 को नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर है। ऑर्डर यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर के जो पावर है उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे डिग्री। मान लो कि इसमें ए भी इन्वॉल्व होता, डबल डेरिवेटिव एक बार और इन्वॉल्व होता, और उसके पावर अगर मान लो 2 होता है, इसमें एक चीज और इन्वॉल्व किया हूं ए वाले टर्म्स, ठीक है। तो फिर देखो ऑर्डर तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसको बोलेंगे, तो अब फिलहाल 2 हो जाता है, ठीक है, बट अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, ठीक ना। ओके, तो ये समझ में आ गया फर्स्ट वाले क्वेश्चंस, ठीक ना। अब सेकंड वाले क्वेश्चंस पे देखते हैं। ऑर्डर देख करके पता चल रहा है कि सेकंड का ऑर्डर क्या है 3, और डिग्री इसके पावर क्या है 1 है, तो डिग्री 1 हो गया। यहाँ पे देखो ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 4 है, और उसके पावर, इसके पावर देखना है, ठीक ना, इसके पावर नहीं देखना है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ये रहा, तो उसकी पावर जो होगा वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2 है, और 2 की पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या कहलाया 1 कहलाया। समझ में आ गया क्या। ऑर्डर कैसे, ऑर्डर तो देख करके पता चल जाएगा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड टर्म्स 2 बार डिफरेंशिएट किया है, तो 2 बार डिफरेंशिएट किया तो ये हाईएस्ट बना इससे, तो ये ऑर्डर कहलाया, और इसके पावर जो है ना वो क्या कहलाएगा, डिग्री। और सब पोलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब डेरिवेटिव पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसकी पावर देखो 3, इसकी पावर 1, तो सबकी पावर नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं अपन। यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो फिर
यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ना फ्री होना चाहिए, साइन से फ्री होना चाहिए, लॉग से फ्री होना चाहिए, एक्सपोनेंट से फ्री होना चाहिए, और उसकी पावर नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें से साइन निकालोगे तो मान लो इसको ऐसे करके कोई लिखा साइन, सोचा कि डी बाई डी एक्स में से साइन को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको राइट हैंड साइड में भेजा, एक्स इंटू स्टेप से लिखा, ठीक है, माइनस वाई, ठीक ना। और कोई सोचा कि डी बाई डी एक्स यहां से निकालते हैं, तो डी बाई डी एक्स यहां से तो निकल गया, लेकिन इधर साइन इनवर्स के अंदर डेरिवेटिव फंस गया, ठीक है। साइन इनवर्स के अंदर क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। तो साइन इनवर्स के अंदर दिख रहा है ना, साइन इनवर्स के अंदर डेरिवेटिव आ गया, इस साइन इनवर्स के अंदर डेरिवेटिव आ गया। तो पहले तो साइन के अंदर था, अब साइन के अंदर से बाहर निकाला तो फिर साइन इनवर्स के अंदर फंस गया। वो नहीं फंसना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए, किससे, सारी चीजें फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डिग्री अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसका ऑर्डर तो दिख रहा है 2 है, ऑर्डर हमेशा डिफाइन कर पाओगे, बट डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो डिग्री क्या है, नो डिफाइन, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट या नो डिफाइन, ठीक है। इसमें देखो फिर से डेरिवेटिव एक्सपोनेंट की पावर में आ गया। अब जब दोनों साइड लॉग लोगे तो ठीक है, ये एक्सपोनेंट से तो बाहर आ गया, लेकिन लॉग के अंदर फिर आ जाएगा, तो लॉग के अंदर डेरिवेटिव आ गया ना, तो फिर उसको पोलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपन डेरिवेटिव को, ठीक है ना। इसलिए सेकंड का भी डिग्री नो डिफाइन है, ठीक है। डिग्री क्या है, नो डिफाइन। और ऑर्डर तो देख करके बता सकते हैं कि 3 ऑर्डर है। इसमें देखो अब डी बाई डी एक्स 1 है तो ऑर्डर तो 1 ही हो गया। डिग्री, डिग्री इसको क्या साइन इनवर्स से बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, इधर भेजा साइन इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। तो साइन के अंदर ना डेरिवेटिव नहीं फंसा, डेरिवेटिव नहीं फंसना चाहिए, तो सही बात है ना, डेरिवेटिव नहीं फंसा तो इसका डिग्री डिफाइन है, और डिग्री कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो सेकंड इसका देखें, तो इसमें देखो इसकी पावर 1/4 हो गया, 1/4 नहीं होना चाहिए, तो दोनों साइड क्या कर दिया, पावर 4 राइज कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड पावर 4 राइज करोगे तो ये आ गया डबल डेरिवेटिव, ठीक ना, और इसकी पावर कितना है, 4 राइज किया, और यहां से 4 और 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड, और उसके पावर क्या है, उसकी पावर 4 है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री तो हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी ऑर्डर तो हो जाएंगे तुम्हारे कितने, ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर ढूंढना है, तो डबल डेरिवेटिव अवेलेबल है ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 हो गया, और उसके पावर जो है ना वो डिग्री कहलाएगा, तो 4 इसका क्या हो गया, डिग्री हो गया, ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस हो गया। अब अपन 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 9th में देखो क्या बोल रहा है, ऑर्डर एंड डिग्री बताने के लिए। तो दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन यहाँ पर डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई है, तो इसको ऐसे करके लिखा, फर्स्ट डेरिवेटिव को बोले थे ना रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना, तो ये जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, फिर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। अब इसको देख करके बताओ कि ऑर्डर तो दिख रहा है 1 है, और डिग्री क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, तो ऑर्डर दोनों का सेम ही है, सेम ही ऑर्डर है, तो जो सबसे हाईएस्ट होगा ना वो डिग्री कहलाएगा। तो ऑर्डर हो गया 1, ठीक है, और डिग्री क्या हो गया, डिग्री हो गया 2, ठीक है। किसका आंसर है, 9th का आंसर है, ठीक है। 10th पे चलते हैं, तो 10th में क्या बोल रहा है कि लॉग के अंदर आ गया डेरिवेटिव, तो बाहर निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखा, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई लिखा। अब देखो एक्सपोनेंट में ना डेरिवेटिव नहीं फंसा हुआ है, अच्छी बात है, डेरिवेटिव नहीं फंसा हुआ है, तो फ्री फ्रॉम एक्सपोनेंट है, साइन से फ्री है, मतलब पोलिनोमियल फॉर्म में डेरिवेटिव एक्सप्रेस है, तो ऑर्डर दिख ही रहा है 1 है, और इसके पावर क्या है 1 है, तो डिग्री भी क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, ठीक है। तो 10th नंबर हो गया। अब रिमार्क क्या बोल रहा है कि देयर कैन बी डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट डिग्री, विदाउट डिग्री, देयर कैन बी डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट डिग्री बट नॉट विदाउट ऑर्डर, मतलब डिग्री अनडिफाइन हो सकता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डेरिवेटिव होना चाहिए, तब अगर डेरिवेटिव होना चाहिए तो कम से कम फर्स्ट ऑर्डर तो होना ही चाहिए ना। जीरो ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर का मतलब जीरो बार डिफरेंशिएट किया, मतलब डिफरेंशिएट किया ही नहीं, ओके। तो डिफरेंशिएट होगा, एक बार भी डिफरेंशिएट होगा तो ऑर्डर आ जाएगा, जितनी बार डिफरेंशिएट होगा उतने ऑर्डर आ जाएंगे, मतलब कोई इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व 4 बार डिफरेंशिएट हुआ तो उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा, ओके। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। बहुत इजी है डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना।
क्या बोला गया है कि इक्वेशन और द फैमिली ऑफ कर्व सेटिस्फाइंग सम कॉमन प्रॉपर्टी फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ लाइन कॉन्करेंट एट ओरिजिन। अब अच्छे से समझाता हूँ। क्या बोल रहा है कि एग्जांपल से अपन समझते हैं, ओरिजिन पे कॉन्करेंट कर रहा है लाइन, मतलब बहुत सारे लाइन जो है ना ओरिजिन पे आकर के मीट कर रहा है। तो ओरिजिन पे आकर के मीट करेगा बहुत सारे लाइन, तो उन सारे लाइन क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। और उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, इससे अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने होते हैं। तो जितना इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है ना उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, अब देख करके पता चल रहा है कि एक ही है, बट इसको अगर कोई ऐसे करके लिख ले m1 प्लस m2 इंटू एक्स लिख ले तो देखने से पता चल रहा है कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 2 है। लेकिन इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, इसको रेड्यूस कर सकते हैं, इस दोनों को मिलाकर के एक के लिख सकते हैं। अब इससे ज्यादा रेड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो रेड्यूस करते करते यहां तक ला लो कि उससे ज्यादा रेड्यूस नहीं कर सकते हैं, तब जाकर के जो काउंटिंग होगा वो क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। कितना है, अभी फिलहाल एक ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट अवेलेबल है। ठीक ना, तो एक ही है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो y डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो m आएगा। लेकिन इस m को एलिमिनेट करना होता है, y डैश मतलब dy बाई dx। ठीक है, और m एलिमिनेट कहां से हो जाएगा, ऊपर से हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्या आ गया, y डिवाइड बाई x आ गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको एक बार और डिफरेंशिएट कोई कर दिया तो y डबल डैश इक्वल टू 0 लिखा, बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका, तो इसको तुम एक बार इंटीग्रेट करो, तो y डबल डैश को इंटीग्रेट करोगे तो y डैश आएगा और 0 का इंटीग्रेशन मान लो k आ गया। ठीक है, एक बार और इंटीग्रेट करो तो y आएगा और यहाँ पे kx प्लस मान लो p आ गया। ठीक है, तो देखो ये तो 2D प्लेन में लाई करने वाले इन्फिनाइट लाइन है, ये तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन थोड़ी ना है, यहाँ पे P है तो ये तो जनरल लाइन है। जब P 0 हो जाएगा तब ना ओरिजिन से पास होने वाले लाइन निकलेगा। कहने का मतलब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन था ओरिजिन से पास होने वाला, और उसको 2 बार डिफरेंशिएट करती है तो ए आ गया। तो दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना था। 2 बार डिफरेंशिएट करने से गलती क्या हो गया वो समझाता हूं। अब अगर मान लो कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ए होता तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यही आ जाएगा, लेकिन इसको जब इंटीग्रेट किया तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डबल डैश सिंगल डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो y आ जाएगा, तो y इक्वल टू kx प्लस p आ गया। ये ओरिजिन से पास होने वाले लाइन थोड़ी ना, ये तो प्लेन में पास होने वाले कोई भी लाइन है। अगर प्लेन में पास होने वाले कोई भी लाइन बनाओगे तो उसका फॉर्मेट इस फॉर्मेट का आएगा, ओरिजिन से पास होने के लिए p 0 होना चाहिए। लेकिन इसको जब इंटीग्रेट करोगे ना तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा दैट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन पे कंकरेंट होने वाले सारे लाइन मिल जाएंगे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ओवरऑल क्या समझ में आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को बनाने होंगे तो कोई फैमिली ऑफ कर्व गिवन रहेगा, उस फैमिली ऑफ कर्व में पहले अपने को ढूंढना पड़ेगा इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट किसको बोलते हैं कि इसको रिड्यूस करते करते, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा होता तो इसको रिड्यूस करके ऐसे लिख सकते थे। यहाँ पे तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, एक ही है, क्योंकि इससे ज्यादा अपन रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो रिड्यूस करते करते सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लो, इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे आकर के काउंट कर लो कि कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतने बार अपन डिफरेंशिएट करेंगे और वही अपना ऑर्डर भी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी जस्ट समझाया ना, जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट कर दो और अपने आप डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, जितने बार डिफरेंशिएट, जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, मान लो 4 इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 4 बार डिफरेंशिएट किया तो 4 इक्वेशन तो वो आ गया, एक ओरिजिनल इक्वेशन है तो 5 इक्वेशन हो गया। उन 5 इक्वेशन को यूज करके जो भी इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है, मतलब फाइनल रिजल्ट में ना आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बन जाएगा वो। ठीक है, रिमार्क द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। जितने भी इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होगा 4 होगा तो 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 4 डिग्री आएगा, डिग्री नहीं 4 ऑर्डर आएगा। ठीक है,
4 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो फोर्थ ऑर्डर बन जाएंगे, ठीक है। तो जितने बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उतना उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। क्या बोल रहा है कि अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने हैं जिसमें क्या बोला गया है कि जो सर्कल है ना उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है। देखो सेंटर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस को टच कर रहा है। कहां पे टच कर रहा है? ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो ऐसे करके तो इन्फिनाइट सर्कल बन जाएगा, ऐसे करके तो इन्फिनाइट सर्कल बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा ऐसे करके इन्फिनाइट सर्कल। चलो कोई एक सर्कल अपन लिख लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक सर्कल लिख लो। तो चलो ये सर्कल पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर लिया a,0, तो सेंटर अगर a,0 होगा तो रेडियस भी a हो जाएगा। ऐसे कोई भी सर्कल का सेंटर a,0 लिए होते तो उसका रेडियस भी क्या हो जाता है? a हो जाता। तो सर्कल का इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे? तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, ठीक है, रेडियस का होल स्क्वायर। तो कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक ही है, दिख ही रहा है a। चलो इसको ओपन करो पहले। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। तो दिख रहा है कि ए स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू क्या आ गया? 2ax आ गया। अभी डिफरेंशिएट थोड़ी ना किया है, आप डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो इसको सिंप्लीफाई किए, पहले फोटो बनाया क्वेश्चंस को देख करके, पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है चीजों को। तो फोटो बनाया, फोटो के हिसाब से मैथमेटिकल चीज में कन्वर्ट किए। अब कन्वर्ट किए क्या है? फैमिली ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है और ए सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एट ओरिजिन पे टच कर रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चंस बोल रहा है उसके हिसाब से। तो दिख रहा है एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब अपन क्या करने वाले हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो एक ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 2y और फिर y का क्या हो जाएगा? dy बाय dx हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया क्या? यहां से इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को उड़ाना होगा, मतलब हटाना होगा, ठीक है। तो हटाते हैं अपन, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके से हटा सकते हैं। ए निकाल करके उसके अंदर रख दो, यहां से ए निकाला और उसके अंदर रख दिया। तो दिख रहा है कि 2 सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए का वैल्यू आ गया है तो उसमें रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू क्या आ गया? 2x इंटू ए। और ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये रहा ए का वैल्यू, ठीक है। तो ए जाकर के रेडी हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सेंटर कहाँ है? सेंटर एक्स एक्सिस पे है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है और ए वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखना होता है और जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट कर दो। एक ही था तो एक बार ही डिफरेंशिएट किया। और इस दोनों इक्वेशन से ए को उड़ाना है, चाहे ए यहां से निकाल के इसके अंदर रख दो या ए यहां से निकाल के उसके अंदर रख दो। यहां पे तो निकला ही हुआ है ना ए, तो ए निकाल करके वहां पे जाकर रख दिया। तो ए रेडी हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या बोल रहा है? फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। कितना इसमें अपने को दिख रहा है? कितना दिख रहा है अपने को? इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी इक्वेशन दिख रहा है। a एंड b है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो इसका हो जाएगा a cos x माइनस b sin x, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डबल डैश करके लिखा इक्वल टू a cos x का माइनस a sin x और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस b cos x हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? a sin x प्लस b cos x। ध्यान से देखो, यही तो क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस के इसका वैल्यू क्वेश्चंस में से उठा करके यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या वैल्यू आ जाएगा? माइनस y और इधर क्या चल रहा है? डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये रेडी हो गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपना रेडी हो चुका है, ठीक है। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपना रेडी हो गया, ठीक है, इट्स ओके। देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन आया? इस वाले फैमिली ऑफ कर्व का आया, ठीक ना। तो फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो नहीं है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व a sin x प्लस b। मतलब सेम ही क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं अपन। तो सॉल्व किया
तो कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है? वैसे देखने से 1 2 3 लग रहा है, बट 3 नहीं है, इसको पहले कन्वर्ट करो। अब पहले ही डिफरेंशिएट मत कर देना, पता करो कि कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। देख करके पता नहीं चलता है कि कितना इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसको लिखने से पता चलता है। इसको रेड्यूस करो, वहां तक रेड्यूस करो जहां तक कर सकते हो। तो देखो रेड्यूस करके दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करो, cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a cos b, ठीक है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो sin x इंटू sin c आ गया। तो y इजकल टू sin x कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा यहां से a, sin x कॉमन लोगे तो माइनस b sin c, cos x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा b इंटू कॉस सी आया। देखो ये सब नंबर है, इसमें x नहीं लगा हुआ है ना, तो ये सब नंबर है, इसका नाम दे दो k1, ठीक है, k1 sin x हो गया। और ये भी एक नंबर है क्योंकि इसमें x नहीं लगा हुआ है, उसका नाम दे दो k2 cos x। तो पहले जैसे क्वेश्चंस क्रिएट हो गया, कितना इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है? 2 ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो माइनस वाई आ जाएगा, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस टाइम्स दिस आ जाएगा, ठीक है। तो उसके जगह पर माइनस वाई रख दिया, ठीक है ना। 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। किसका? इस वाले कर्व का। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा था स्टार्टिंग में? 3, लेकिन एक्चुअली में कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है? इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 2 ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने हैं, देख करके पता चल रहा है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा कितना इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इसको रिड्यूस करते हैं, तो पहले ना C1 C2 को के बोल दिया, क्योंकि C1 प्लस C2 प्लस में है तो कोई एक नया वेरिएबल के बोल दिया। चलो इसको ओपन कर देते हैं, तो ओपन करोगे तो के से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, cos x cos C3, फिर क्या आ जाएगा माइनस के इंटू साइन एक्स, फिर क्या आ जाएगा साइन C3 आएगा। अब माइनस C4 इसको ऐसे करके लिखा, e के पावर C5 इधर लिखा, मल्टीप्लाई बाय e के पावर x लिखा। देखो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा ना, तो y इक्वल टू, अब देखो cos C3 और k ये दोनों मिलकर के उसको k1 बोल दिया, तो k1 cos x आ गया। यहाँ पे k इंटू साइन C3 इसको बोल दिया k2, ठीक है, माइनस साइन के साथ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो k2 क्या हो गया? साइन x आ गया। और यहाँ पे C3 और इस सबको क्या बोल दिया? k3 बोल दिया, k3 इंटू ई के पावर x आ गया, ठीक है। तो कितना इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है? 3 है, तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, चलो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो y इक्वल टू कैसे एलिमिनेट करना है वो भी सिखा रहा हूँ। तो एक बार डिफरेंशिएट करो तो y डैश इक्वल टू आ जाएगा माइनस k1 साइन एक्स, ठीक है, और यहां से आ जाएगा k2 cos x, यहां से क्या आ जाएगा k3 e के पावर x। एक बार कर दिए, एक बार और करो डिफरेंशिएट, 3 बार करना पड़ेगा। तो माइनस k1 यहां से आ गया cos x, यहां से आ जाएगा माइनस k2 sin x, ठीक है, प्लस k3 चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है? k3, तो k3 चल रहा है, 3 ही लिखा हुआ है, तो k3 e के पावर x आ गया। एक बार और करते हैं, तो y डबल डैश ट्रिपल डैश इक्वल टू आ जाएगा प्लस k1 साइन x आ जाएगा, और यहाँ से माइनस k2 cos x आ जाएगा, और यहाँ से k3 e के पावर x आ गया, ठीक है। तो कितने इक्वेशन अवेलेबल है अपने पास? एक इक्वेशन ए रहा, ए सेकंड वाले रहा, और ए थर्ड वाले रहा, और ये इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन, 4 इक्वेशन अपने पास अवेलेबल है। तो देखो फर्स्ट वाले को ना थर्ड वाले के साथ ऐड कर दो, तो जब फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में y और y डबल डैश, तो y प्लस y डबल डैश। राइट हैंड साइड में देखो ध्यान से, ए वाले पार्ट तो इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए वाले पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर के 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स k3 इंटू ई के पावर x आ गया। फर्स्ट एंड थर्ड वाले को ऐड किया, अब सेकेंड एंड फोर्थ वाले को ऐड करो, तो y डैश और y ट्रिपल डैश, तो y डैश, ठीक है, y डैश और y ट्रिपल डैश, ठीक ना। तो y डैश प्लस y ट्रिपल डैश इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो ये वाला पोर्शन किससे कट जाएगा? किसको कर रहे हैं? सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं, तो y डैश y ट्रिपल डैश इक्वल टू, ये वाला पोर्शन इससे कट गया, ये वाला पोर्शन इससे कट गया, और ये दोनों 2 टाइम्स हो गया, तो 2 इंटू k3 ई के पावर x, दोनों को डिवाइड कर दो, या ये दोनों इक्वल है तो इसको इसके इक्वल लिख लो,
तो y प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू वाई सिंगल डैश प्लस वाई ट्रिपल डैश आ गया। यही आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें एक भी इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। और स्टार्टिंग में दिख रहा था अपने को बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन उसको रिड्यूस करते करते यहाँ पे आ गए, इससे ज्यादा आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो 3 इंडिपेंडेंट मतलब इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो बोल दो 3 इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया तो टोटल 4 इक्वेशन आ गए। उन चारों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके एलिमिनेट कर दिया इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जा करके रेडी हो गया। ओके, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तुमको पहले बता देता हूं कि 4 टाइप के पैराबोला होगा जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस के पैरेलल लिया हूं फिलहाल, और इस बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया। तो एक्स एक्सिस वाले पैराबोला को ऐसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, और वर्टिकल वाले को कैसे लिखेंगे, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये दोनों पैराबोला लिखा हुआ है, और इसमें ए वाले पैराबोला और ए वाले पैराबोला लिखा हुआ है। और ओरिजिन को टच करे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है ना, उस फॉर्मेट में लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ओरिजिन को टच कर रहा है नहीं कर रहा है, इस सब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिंपल बोला है कि जो एक्सिस होगा ना वो एक्सिस वाई एक्सिस के सिमेट्री होगा। तो कौन सा पैराबोला अपने को लेना था, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा एक्सिस, तो वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कितना इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 3 ही है ना, क्योंकि इससे ज्यादा अपन रेड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो 3 बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, 2ax प्लस बी आ गया। एक बार और कर दो तो क्या आ जाएगा, यहां से 2a आ जाएगा, और एक बार और कर दो तो 0 आ गया। यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक ना, जो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जिसका एक्सिस फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, जिसका एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ओके, इजी है। चलो, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि dy बाई डी एक्स, समझाता हूं। क्या जनरल सॉल्यूशंस एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। इस पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, देखो, तो जनरल सॉल्यूशंस एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या होता है, जैसे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू नहीं, पहले सिंपल समझाता हूं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स था, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन आया था, y इक्वल टू mx का। चलो इसको प्रूव कर देते हैं, y को इधर डिवाइड किया तो dy डिवाइड बाय वाई, dx को इधर मल्टीप्लाई किया और इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो 1 अपन y का हो जाएगा ln y और 1 अपन x का हो जाएगा ln x, ठीक है, और प्लस ln c लिख लिया, ठीक ना। कांस्टेंट को ln c लिख लो, कांस्टेंट को तुम ln c लिख लो, या कांस्टेंट को c का होल स्क्वायर लिख लो, या कांस्टेंट को c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लिख दो, मतलब कुछ भी लिखो, कांस्टेंट को e के पावर c लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे कांस्टेंट ही तो है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू सी आ जाएगा, ठीक है, x इंटू क्या आ गया, c आ गया। तो y इक्वल टू जो mx था ना, उसी का तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये था। क्या मैं कहने का मतलब ये है कि जनरल सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो फैमिली ऑफ कर्व आएगा, तो जो फैमिली ऑफ कर्व है वो जनरल सॉल्यूशंस कहलाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट आएंगे। अगर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट हटा दो, अगर बोले कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था जो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट किया, तो फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से पास होने वाले इन्फिनाइट लाइन, ठीक है, उन सारे को रिप्रेजेंट करता है, तो जनरल सॉल्यूशंस हो गए। जनरल सॉल्यूशन में ना इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट आएगा, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जनरल सॉल्यूशंस इन्फिनाइट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से कोई भी एक लाइन किसी न किसी पॉइंट से पास होगा, मान लो कि लाइन 1,1 से पास हो रहा है, ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस फैमिली ऑफ कर्व से, तो 1,1 इसके अंदर रख दो,
तो y इक्वल टू 1 और c इंटू एक्स इक्वल टू 1 आ गया, तो c का वैल्यू 1 आ गया। तो y इक्वल टू एक्स लाइन, तो y इक्वल टू एक्स लाइन सिंगल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू सी एक्स इन्फिनाइट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कंकरेंट है ओरिजिन पे। ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन इन लाइनों में से ए लाइन आया। कैसे पता चला कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व थे जो इन्फिनाइट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था वो 1,1 से पास करने वाले लाइन फाइंड आउट करने थे। करने का मतलब फैमिली ऑफ कर्व में से कोई एक मेंबर, इस फैमिली का एक क्या है, एक मेंबर है, कोई एक मेंबर फाइंड आउट करना पार्टिकुलर सॉल्यूशंस कहलाएगा। जैसे ये फैमिली ऑफ कर्व रहा और इसमें से एक मेंबर, तो इसके लिए कुछ कंडीशन गिवन रहेगा क्वेश्चंस के अंदर पार्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। तो उस मेंबर में से, उस फैमिली ऑफ कर्व में से कोई एक मेंबर निकालना क्या कहलाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ सी आ जाएगा तो पार्टिकुलर सॉल्यूशंस कहलाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने हैं, अपने को 6 टैप पढ़ाई कर रहे हैं मिसलेनियस, तो समझो कि 7 टैप्स अपने को पढ़ाई करने हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल रेड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है तो कुछ सब्स्टिट्यूट करके अपन रेड्यूस करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल में बनाते हैं। होमोजीनियस डायरेक्ट आ गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तो फोर्थ क्या बोल रहा है कि उसको होमोजीनियस बनाएंगे। लिनियर आ गया डायरेक्ट तो सही है, और नहीं हुआ तो उसको फिर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे टाइप 6 के हिसाब से। और कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को याद रखना है। ठीक है, कुछ अपने एग्जांपल लास्ट में देखेंगे। तो टाइप 1 पढ़ने वाले वेरिएबल सेपरेबल टाइप। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल में सिर्फ वेरिएबल को अलग अलग करना है। ठीक है, अपन एग्जाम्पल से देखते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, तो वेरिएबल को सेपरेट करो। कैसे सेपरेट कर पाएंगे अपन वेरिएबल को, वेरिएबल को कैसे सेपरेट कर पाएंगे, तो अपन क्या पढ़ाई कर रहे थे, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो वेरिएबल देखो कैसे सेपरेट होगा, पहले अपन ले आते हैं फिर से पीडीएफ। एरा पीडीएफ। ठीक है, तो यहां तक अपन आगे हैं, तो इससे आगे अपन देखते हैं कैसे वेरिएबल को सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल बहुत इजी है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो सिंपली इसमें क्या किए, देखो dx दिख रहा है ना यहाँ पे, तो dx के साथ x ही होना चाहिए, ये अंडर रूट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे dy दिख रहा है ना, तो dy के साथ y होना चाहिए, ये अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो किससे डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ए जब पोर्शन इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आएगा x इंटू dx, और a तो बचेगा, a इसको डिवाइड कर देगा ना तो a बचेगा। पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड किया, लास्ट में 0 को भी डिवाइड किया, लेकिन 0 डिवाइड बाय समथिंग क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो a इसके अंदर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y के साथ जब डिवाइड किया तो y dy डिवाइड बाय क्या आ गया, रूट अंडर देखो a वाला तो कट जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। तो वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, dx के साथ बस x लिखा हुआ है, y के साथ बस y लिखा हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना अपने को। तो जब इसका डेरिवेटिव ऊपर ढूंढेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x होना चाहिए ना, तो -2x होना चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, -2 से, और इसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते अपन। क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना क्या है, इसी का तो डेरिवेटिव, नीचे वाले पोर्शन का तो डेरिवेटिव लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, अगर इसको t बोलेंगे, नीचे वाले को t बोलेंगे, तो इतना इंटू dx dt में चल जाएगा, तो क्या नजर आएगा, dt डिवाइड बाय रूट t नजर आएगा। उस रूट 2 को ना, 2 को अंदर ले जाकर पढ़ो, तो √2 1/2 √2 किसका डिफरेंशिएशन होता है, √2 का, तो यहां से आ गया माइनस रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। सिमिलरली इस 2 को अंदर ले गया और इसका डेरिवेटिव क्रिएट हो गया, -1 पहले से अवेलेबल है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 0 आ गया। अरे इसको t बोल दो, इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट है, इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। ठीक ना, तो ये जो रेडी आ गया, ये जो आया रेडी होकर के, ठीक ना, तो यही सॉल्यूशंस हुआ। मतलब ये जो फंक्शन तो अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है, y इक्वल टू एक्स निकालेंगे तो वो जो फंक्शन या जो भी कर्व आएगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेगा। ठीक ना,
तो यही सोल्यूशन आ गया इसका, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट करना है सिंपली, ये हो गया। देखो यही आंसर आ गया ना इसका। इसमें अपने को वेरिएबल को सेपरेट करना है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्यूशंस करेंगे। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, dy बाई डी एक्स। तो मैं dy बाई डी एक्स, देखो इसमें ना e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा e की पावर x बचेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इस होल क्वांटिटी को इधर डिवाइड कर देते हैं, सॉरी इसको इधर डिवाइड किया, तो dy बाई डिवाइड बाई ए जब डिवाइड होकर के आएगा, चलो बाद में ऊपर कर लेंगे, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ गया, dx आ गया, ठीक ना। अब इससे आगे अपने को क्या करना है, बस इंटीग्रेट ही तो करना है इससे आगे। तो ये तो ऊपर चल गया, e की पावर y इंटू डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर लो, और e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो ये तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर y हो जाएगा, इसका e की पावर x हो जाएगा, इसका x क्यूब डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो आ ही चुका है रियल, लिख देता हूँ, e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c। ये आ गया सॉल्यूशंस। किसका सॉल्यूशंस आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या आया, एक कर्व आया, फैमिली ऑफ कर्व आया, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ c जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे अलग अलग कर्व मिलेगा अपने को, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लेकर के आता है, फाइनल रिजल्ट फैमिली ऑफ कर्व लेकर के आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी वेरिएबल सेपरेबल ही है, तो अपन वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, ठीक ना। और लास्ट में बोला गया है कि पास थ्रू इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब जनरल सॉल्यूशंस नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो पहले तो सेपरेट करें, वेरिएबल सेपरेट करें। यहाँ पे dx लिखा है, cos y है, तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर दे, cos y इंटू, देखो cos y से डिवाइड करेंगे तो ये तो हट जाएगा, और यहाँ पे y के साथ क्या है, a वाले x है, तो इस वाले ब्रैकेट से डिवाइड किया, ठीक है। तो देखो इसमें ना cos y से कट जाएगा, तो dx के नीचे क्या आ जाएगा, a वाला पोर्शन आ जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और इसमें जब a वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो cos y आ जाएगा, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा tan y में, ठीक है, tan y dy। देखो वेरिएबल जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो ही होगा, y के साथ y है, x के साथ x है, तो वेरिएबल सेपरेट है, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करना इजी है, ये सब इंटीग्रेशन का पार्ट है। इसको नीचे लिया और एलसीएम वगैरह लेकर के e की पावर x डिवाइड बाय e की पावर x प्लस 2 बन गया, ठीक है, ऐसा dx, और प्लस इसका इंटीग्रेशन अपन जानते हैं ln mod sec x होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो नीचे का है तो डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln e की पावर x प्लस 2 प्लस ln sec x इक्वल टू 0, ठीक है। चाहो तो दोनों लॉग को ऐड कर सकते हैं, फिर e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वैसे भी लिख सकते हैं। फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आएगा, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ln c ही बोल दिया, ठीक है। चलो सॉल्व कर देता हूं इसको पूरा। तो e की पावर x प्लस 2 ए मल्टीप्लाई होगा, देखो लॉग का प्रॉपर्टी यूज हुआ और उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इक्वल टू c आ गया, ठीक है। यही सॉल्यूशन आ गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। दोनों साइड लॉग लेकर के ln c लिख लिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेरिएबल, अच्छा इस पॉइंट से पास हो रहा था, वो अपने को फाइंड आउट करना था, चलो फाइंड आउट कर लेना हो, ठीक है। क्या करना, वो जो इक्वेशन आया था उसमें ना x इक्वल टू 0 y इक्वल टू पाई 4 रख देना, c का वैल्यू आ जाएगा, फिर c उसमें रख देना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आया था ना ex प्लस 2 इंटू सेक y इक्वल टू ln c आया था, तो c का वैल्यू देखो मैं रख देता हूँ, क्या आया था अपना आंसर, अपना आंसर आया था e की पावर x प्लस 2 इंटू सेक y इक्वल टू c आया था। तो रखते हैं, जैसे x इक्वल टू क्या रखना था इसके अंदर 0 और y इक्वल टू पाई 4 रखना था, x 0 पे क्या हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और y इक्वल टू पाई 4 रखा तो 1 डिवाइड बाय √2 मतलब √2 आ जाएगा इक्वल टू c, तो c का वैल्यू 3√2 आ गया, इसके अंदर रख दिया तो ये अपना आंसर मैच कर गया। देखो ना c इक्वल टू यहाँ पे रखोगे ये आंसर इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। देख लो बढ़िया से, कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़ते हैं। रेड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल सेपरेट नहीं कर सकते, फंक्शन के अंदर ax प्लस बी वाई फंस गया, ठीक है, तो इसको अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा टेक्निक है। क्या करना है कि उसको t बोल दो, किसको t बोल दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ax प्लस बी वाई को ना t बोल दो। अब ध्यान से रखना, देखो पहले ना वेरिएबल चल रहा था एक्स वाई, अब अपन एक्स वाई को एक नया वेरिएबल t लेकर के आए,
तो y एलिमिनेट हो जाएगा और एक्स टी रहेगा, पहले चला था एक्स वाई, ठीक है। अब y को सब्स्टिट्यूट कर दो या x को किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मान लो y को सब्स्टिट्यूट किया t में, तो y की जगह पे t आ गया और x चलेगा, दो वेरिएबल हमेशा चलता ही रहेगा, ठीक है ना, तो x t में चलेगा। अब इंटीग्रेशन वगैरह सब, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई को t बोलोगे तो इसके हिसाब से डिफरेंशिएशन लिखो, तो b इंटू वाई डैश इजकल टू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। तो अपन डी बाई डी एक्स मतलब वाई डैश का वैल्यू क्या आ गया, डी टी डिवाइड बाई डी एक्स माइनस ए और 1/b से डिवाइड हो गया, ठीक है, इजकल टू एफ टी आ गया। तो देखो फंक्शन टी का आ गया ना, तो अब आराम से b को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डी टी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इंटू एफ टी प्लस एफ ए, और इसको इधर डिवाइड कर दो, तो डी टी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, b इंटू एफ टी प्लस ए, और इधर क्या आ गया, dx हो गया। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल बन गया, t चल रहा है ना, तो यहाँ पे फंक्शन t का है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, नंबर है, dx के साथ 1 लिखा हुआ है, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। कैसे, x प्लस बी वाई को क्या बोलना है, t बोलना है, ठीक ना। और लास्ट में फिर क्या करना है अपने को, t और x में चलेगा, t और x में लास्ट में फिर जब आएगा तो t को रिप्लेस कर देंगे, t से किससे रिप्लेस कर देंगे, ax प्लस बी वाई से रिप्लेस कर देंगे। देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आइडिया लगेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि साइन इनवर्स डी, पहले तो इसको ऐसे लिखा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, कैसे लिखा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है, इस पूरे को उठाकर साइन के अंदर एक्स और वाई दोनों फंसा हुआ है ना, इस पूरे को अगर नीचे लाएंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लेकिन वेरिएबल तो एक्स प्लस वाई है, तो इसको ना इधर छोड़ सकते हैं ना उधर ले आ सकते हैं, मतलब वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता है। लेकिन x प्लस वाई को जैसे t बोलोगे, x प्लस वाई को t बोल दो, तो देखो यहाँ से x का तो 1 ही हो गया, और ए वाई डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, t डैश, ठीक है। तो y डैश का वैल्यू कितना आ गया, t डैश बोले तो dt डिवाइड बाई dx, ठीक है। अब इसको रफ नहीं कर सकते हैं, चलो इसको कर दिया, तो डी बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, dt डिवाइड बाई dx -1, ठीक है। और इधर क्या आ गया, साइन टी आ गया। अब कर लोगे 1 को इधर ले जाओ, तो डी टी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस साइन टी, और 1 प्लस साइन टी को अब डिवाइड कर दो, तो डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस साइन टी, और इधर क्या आ गया, डी एक्स आ गया। अब दोनों साइड क्या करो, इंटीग्रेट कर लो। देखो इंटीग्रेट कर सकते कैसे, इसको ना रेशनलाइज कर दिया करो, 1 माइनस साइन टी, ठीक है, 1 माइनस साइन टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, मतलब कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा, और फिर इंडिविजुअली डिवाइड कर देना, फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। ये 10 के हाफ एंगल में भी जा सकते हैं, यहां से साइन टी के 10 के हाफ एंगल में ले गया, ये सब इंडेफिनेट का पार्ट है, थोड़ा सा मेहनत करो फिर समझ में आएगा, ठीक है। देखो इसमें यूज क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट वो समझा रहा हूं, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को टी मानना पड़ेगा। किसको टी मानना पड़ेगा, y माइनस एक्स को t बोलना पड़ेगा, तो y माइनस एक्स को t का होल स्क्वायर बोल देते हैं ताकि अंडर रूट भी मैनेज हो जाए। तो यहां से क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स -1 इजकल टू 2t इंटू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो 2t डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1 इजकल टू क्या आ गया, t आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, t को डी टी डिवाइड बाई डी एक्स इजकल टू क्या आ गया, t -1 आ गया, 2 भी मल्टीप्लाई में, चलो 2 को डिवाइड कर, चलो 2 रहने दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इधर डिवाइड किया तो t -1, ठीक है, और इधर क्या आ गया, dx आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे अपन आराम से, इसका ln t -1 हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, और फिर t की जगह पे रूट अंडर y माइनस एक्स रख दोगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया। क्या बोलना है, जब हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो उसको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बोल रहा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो ऐसे लिखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई लिखो, ठीक है। तो अब मेथड बताया था, ए एक्स प्लस बी वाई को टी बोल दो, ठीक है। मेथड 2 है, मेथड 2 भी सॉल्व करके दिखाता हूं, पहले इसको टी बोल दो। टी बोलोगे तो ए प्लस बी इंटू वाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी डिवाइड बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब रख दो यहाँ पे, कहां पर रख दोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी डिवाइड बाई डी एक्स माइनस ए 1 डिवाइड बाई बी
इजकल टू ई की पावर टी आ गया, ठीक है। इधर सॉल्व कर रहा हूं, देखो सिंपली बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा, ऐसा डी टी डिवाइड बाई डी एक्स इजकल टू बी मल्टीप्लाई होगा, ए ऐड हो गया, और ए होल आइटम डिवाइड में आ जाएगा, तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। सेकंड मेथड क्या बोल रहा है कि इसमें ना सब्स्टिट्यूट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे करके लिखो ए एक्स इंटू बी वाई, और ये तो ऐसी वेरिएबल सेपरेबल है, तो ई की पावर बी एक्स को इधर डिवाइड कर दिया बी वाई को, और ई की पावर एक्स को ऐसे रहने दिया, तो देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, तो ये तो ऐसे दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल, तो ये रहा सेकंड मेथड। और अगर तुम्हें इसको टी बोलना है तो फिर भी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। ओके, अब आगे देखते हैं पोलर सब्स्टिट्यूशन। चलो ठीक है, इससे आगे अपन आगे देखेंगे कैसे पोलर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पोलर सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करते हैं, ठीक ना। फिर एक दो क्वेश्चंस अपने को देखना है, फिर इसके बाद अपने को कुछ स्टोरी प्रॉब्लम मतलब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक ना। तो अपन नेक्स्ट क्लास में कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से पोलर सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।